हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 58 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मन्नत के कदम अपने आप पीछे खिसकने लगे। तभी वह नकली किंग फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। वह सीधे उसके सीने से जा टकराई। उसके छूने से मन्नत को एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी महसूस हुई। वह झट से बोली, छोड़िए मुझे, आप यह क्या कर रहे हैं? नकली किंग की आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जुनून था, जिसे देखकर मन्नत अंदर तक सिहर गई। उसने मन्नत को आजाद किया और अधिकार भरी आवाज में बोला, लो, छोड़ दिया मैंने, अब लाओ वह लॉकेट मुझे वापस करो जो मेरी अमानत है। मन्नत ने अपनी सांसें स्थिर की और चुनौती देते हुए पूछी, मैं कैसे मान लूं कि आप ही किंग है? मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा है। मन्नत की यह बात सुनते वह शख्स एक बार फिर पागलों की तरह अट्टहास करने लगा। उसकी वह बर्फीली हंसी गोदाम की दीवारों से टकराकर मन्नत के कानों में चुभने लगी। वह वहीं पास रखे एक पुराने संदूक पर आराम से बैठ गया और बेहद ठंडी सपाट आवाज में बोला, मन्नत, ओ मन्नत, मैं तुम्हें क्या कहूँ, बेवकूफ, मासूम या हद से ज्यादा चालाक। यदि तुम्हें शक था कि मैं किंग हूँ या नहीं, तो तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था, वो भी बिना किसी को बताए। सिर्फ यह सुनकर कि किंग बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मैसेज भेजा और तुम उस छोटे से भरोसे पर यहाँ खींची चली आई, और अब जब यहाँ हो तो मुझसे ही सवाल कर रही हो। मन्नत ने एक गहरी और कांपती हुई सांस ली। उसने अपनी मुठिया भींच ली और बोली, हाँ, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर मुझे लगा कि सच में किंग ही मुझे बुला रहे हैं। मुझे यह लॉकेट किसी भी तरह उन तक पहुँचाना था, ताकि मैं आलिया से किए गए वादे के बोझ से आज़ाद हो सकूं। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, पर हर पल ऐसा लगता है जैसे मैं आलिया को धोखा दे रही हूँ। इसी कस को खत्म करने के लिए मैं यहाँ आई, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी। मुझे तुम पर बहुत बड़ा शक हो रहा है। मन्नत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर निडर होकर कहा, क्योंकि यदि तुम सच में किंग होते तो मुझे तुमसे वो वाइब्स क्यों नहीं आ रही है? जितना आलिया ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। मन्नत की बात जैसे ही पूरी हुई, नकली किंग के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उंगली चटकाई। चुटकी बजते ही गोदाम का माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ से उसके बॉडीगार्ड्स अचानक बाहर आ गए। सभी काले कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। मन्नत की आंखों में हल्का सा डर उतरने लगा। उन सबके हाथों में लेटेस्ट हथियार थे और अब गोदाम में सन्नाटा नहीं बल्कि खौफ तैरने लगा। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। तभी वह नकली किंग बड़े आराम से अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोला, मन्नत, वाइब्स और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तुमने अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल तो किया, लेकिन यह भूल गई कि तुम इस वक्त किसके इलाके में खड़ी हो। आलिया ने तुम्हें मेरे बारे में जो भी बताया, वो शायद एक अधूरा सच था, या फिर वह खुद मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। वह मन्नत के करीब आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब बोलो, अब आ रही है ना किंग वाली वाइब्स? मैं ही किंग हूँ। असल में बात यह थी कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए तुमसे अकेले में मिलना चाहा, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो, बिना सबूत के बात करने को तैयार नहीं थी। तो लो, देख लो प्रूफ। तो चलो, अब बिना देर किए वह लॉकेट मुझे सौंप दो जो मेरी अमानत है। मन्नत के हाथ में वो लॉकेट अभी कसकर दबा हुआ था। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए एक और सवाल किया, एक बात समझ में नहीं आई किंग, इस लॉकेट को तो मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए था, फिर आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यह सुनते ही उस शख्स की मुठिया भींच गई। उसकी आंखें गुस्से से डार्क होने लगी। मन्नत का हर सवाल उसे बुरी तरह इरिटेट कर रहा था। वह अपनी आवाज को सख्त करते हुए बोला, मन्नत, तुम बहुत सवाल करती हो, लेकिन तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना किंग जरूरी नहीं समझता।
जैसे ही मेरे आदमियों से मुझे खबर मिली कि आलिया ने वह लॉकेट मुझ तक पहुंचाने के लिए तुम्हें चुना है, मैं बिना देरी किए मैं खुद यहाँ आ गया, क्योंकि इस लॉकेट का मैसेज मुझ तक सही सलामत पहुंचना बहुत ज़रूरी था, वरना देर हो जाती। अब बहस बंद करो और इसे वापस करो। मन्नत ने कांपते हाथों से वह लॉकेट उसे दे दिया। लॉकेट को हाथ में लेते ही उस नकली किंग की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उसे बरसों से खोया हुआ कोई खजाना मिल गया हो। मन्नत ने राहत की एक गहरी सांस ली और बोली, किंग, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। मैं आलिया के वादे से मुक्त हो गई। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। मन्नत अब बस वहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी। इस वक्त उसे बहुत डर लग रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वेदांश। वह जैसे ही पलटकर जाने लगी, उस नकली किंग की भारी आवाज फिर से गोदाम के सन्नाटे को चिरती हुई गूंजी। कहाँ जा रही हो मन्नत? अभी तो तुम्हारे पास मेरी आलिया की एक और अमानत है। बिना उस अमानत को लिए मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? मन्नत के कदम वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे पर हैरानी और अनगिनत सवाल थे। वह धीरे से पलटी और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं कुछ समझी नहीं। अब कैसी अमानत? मैंने तो लॉकेट आपको दे दिया। मन्नत उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। वह नकली किंग धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और मन्नत की ओर बढ़ने लगा। उसके भारी जूतों की आहट उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। कुछ ही पल में वह शख्स मन्नत के बिल्कुल पास पहुंच गया। वह किसी शिकारी की तरह मन्नत के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा, जैसे वह उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा हो। मन्नत का गला सूख रहा था। डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। तभी वह शख्स मन्नत के चेहरे के बिल्कुल करीब आया और बेहद डरावनी और इंटेंस आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें? मन्नत की आंखें हैरानी और दहशत से उसके मास्क पर टिक गई। उसने आगे कहा, ये आंखें, ये तो मेरी आलिया की है ना? तो फिर इन आंखों को मेरे सामने होना चाहिए। मेरे पास इन आंखों को सिर्फ मुझे देखने का हक है, किसी और को नहीं। मन्नत ने घबराकर अपने कपड़ों को मुट्ठियों में कस लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह शख्स क्या कह रहा है। उसने लड़खड़ाते हुए पूछा, मैं कुछ समझी नहीं किंग। आप कहना क्या चाहते हैं? वह नकली किंग मन्नत के और भी करीब झुका और बोला, आलिया ने मरते वक्त अपनी आंखें तुम्हें डोनेट की थी ना मन्नत। तुम्हारी इन आंखों में आज भी मुझे आलिया की झलक दिखती है। इसलिए अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें ताउम्र मेरे सामने रहना होगा ताकि मैं अपनी आलिया को इन आंखों में देख सकूं। मन्नत का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, आपको लॉकेट मिल गया है। मेरी जिम्मेदारी खत्म। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भले ही आंखें आलिया की हो, पर मैं आलिया नहीं हूँ, मैं मन्नत हूँ। पर उस नकली किंग पर मन्नत की गुहार का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर एक बहसी मुस्कान थी। वह बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आलिया नहीं है तो अब सिर्फ तुम मेरी हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी आलिया को खो दिया, तो तुम अपने वेदांश राठौर के साथ खुश कैसे रह सकती हो? तुम्हें भी अपने प्यार से दूर रहना होगा। तुम्हें मेरे पास रहना होगा, मेरी बनकर। मन्नत के पूरे शरीर में दहशत की एक लहर दौड़ गई। वह अपनी जान बचाकर गोदाम के दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर उसके पीछे उस शख्स की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। मन्नत ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह बाहर से बंद हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर पलटकर कहा, प्लीज मुझे जाने दो, वरना तुम अंजाम नहीं जानते। मेरा वी मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मन्नत की बात सुनकर वह नकली किंग अट्टहास करने लगा। वह मन्नत के करीब आकर उसे मैनिपुलेट करना शुरू किया। सीरियसली मन्नत, वेदांश राठौर, तुम उसी की बात करी हो ना जिससे तुम एक शरीफ बिजनेसमैन समझती हो, जिससे तुम इस दलदल से बचाना चाहती थी, इसलिए तो उसे बिना बताए यहाँ चली आई। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारा वह शरीफ बिजनेसमैन मेरे सामने टिक पाएगा? वह मन्नत के दिमाग से खेलते हुए आगे बोला।
और अगर वह तुम्हें बचाने यहाँ आ भी गया तो वह जिंदा वापस नहीं जाएगा, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। मन्नत, जिससे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो, उसकी मौत की वजह तुम खुद बनोगी। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके होठ कांप रहे थे। उसे लगा कि वह सच कह रहा है। उसका वेदांश एक सिंपल सा बिजनेसमैन है, वह इन हथियारबंद दरिंदों का मुकाबला कैसे करेगा। वह हारकर दरवाजे के सहारे जमीन पर बैठ गई और खुद को समेटते हुए फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरा भी इंतजार कर रहे होंगे, हमारी शादी होने वाली है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आलिया नहीं हूँ। तुम चाहे तो मेरी आंखें निकाल लो, पर मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मन्नत की बेबसी उस गोदाम की दीवारों से टकरा रही थी। वह नकली किंग मन्नत की बेबसी देखकर एक खौफनाक सुकून महसूस कर रहा था। वह अपने पंजों के बल जमीन पर बैठा, मन्नत के पास झुका। मन्नत डर के मारे सिमट गई, लेकिन उस शख्स ने बड़ी बेरहमी से मन्नत की आंखों के पास अपना अंगूठा रखा। वह उसके आंसू पोंछते हुए किसी सनकी की तरह बोला, ओह मन्नत, तुम्हारी यह खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि यह आंखें तुम्हारी नहीं, मेरी आलिया की है। मन्नत ने झटके से अपना चेहरा हटाना चाहा, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। वह फुसफुसाते हुए अपने मन में बुदबुदाया, रो मन्नत, जितना रोना है रो, क्योंकि जब तुम मेरे पास होगी तभी तो वो वेदांश राठौर टूटेगा, और उसके टूटने की वजह तुम बनोगी। उसकी बर्बादी ही तो मेरा असली मकसद है। उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक काली आग जल रही थी। उसने एक ठंडी हंसी के साथ सोचा, बेचारा वेदांश राठौर, उसने जो सच तुमसे छुपाया वही आज उस पर भारी पड़ने वाला है। अब यह लॉकेट भी मेरा है और तुम भी। उसने अचानक मन्नत की कलाई को झटके से पकड़ा और उसे घसीटते हुए खड़ा किया। वह दर्द से करहा उठी, छोड़ो मुझे, जाने दो। मन्नत ने पूरी जान लगाकर अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, पर वह शख्स दरिंदगी पर उतर आया था। मन्नत जितनी कोशिश करती, उसकी पकड़ उतनी ही सख्त होती जा रही थी। उसकी नाजुक गोरी कलाई उसकी मजबूत उंगलियों के दबाव से गहरे लाल रंग की पड़ गई थी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, तुम मेरी आंखें ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मन्नत चिल्लाती रही, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसे घसीटता हुआ गोदाम से बाहर खड़ी अपनी काली कांच वाली गाड़ी तक ले गया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और मन्नत को बेरहमी से धक्का देकर पिछली सीट पर अंदर गिरा दिया। मन्नत का सिर सीट से टकराया और उसे चक्कर आने लगे। इससे पहले कि वो संभल पाती, वह शख्स खुद भी तेजी से अंदर बैठ गया और चिल्लाकर अपने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी निकालो। धूल उड़ती हुई वह गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से निकल गई। मन्नत खिड़की के कांच पर हाथ मारती रही, पर बाहर सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसे यह एहसास हो गया कि वह वेदांश और अपनी खुशियों से बहुत दूर एक गहरे दलदल में जा रही है। वह रोते रोते कब बेहोश हो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो वो झटके से उठकर बैठ गई। वो किसी अनजान कमरे में थी। मखमल के पर्दे, महंगे कालीन और बेशकीमती सजावट। कमरा किसी महल से कम नहीं था, लेकिन मन्नत के लिए यह किसी काल कोठरी जैसा था। वह बदहवास होकर उठ बैठी। उसकी आंखों में अभी भी वही डर था। वी आप कहाँ हैं? एक बार फिर मैंने आपसे झूठ बोला। हमारी शादी होने वाली थी। पता नहीं जब आपको मेरी खबर मिलेगी तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह सिसकते हुए खुद को समेटने लगी। उसे इस आलिशान कैद से सिर्फ और सिर्फ वेदांश के पास जाना था। वही नकाबपोश शख्स जो खुद को किंग कह रहा था, अपनी जीत के नशे में चूर था। उसने वह लॉकेट मेज पर रखा और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही लॉकेट का गुप्त हिस्सा खुला, उसकी आंखों में जो चमक थी वह पल भर में राख हो गई। लॉकेट खाली था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गर्दन की नसें उभर आई। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने दहाड़ते हुए अपनी गन निकाली और पागलपन में चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी। उसके अपने ही आदमी गोलियों का शिकार होकर गिरने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। मन्नत, तुमने मुझे धोखा दिया। वहीं दूसरी ओर वेदांश ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए कुछ दिन पहले की वह रात याद करने लगा।
वह रात जब वेदांश अपने स्टडी रूम में एक जरूरी फाइल लेने गया था, उसकी बाज जैसी नजरों ने तुरंत ताड़ लिया था और वो समझ गया कि मेज पर रखे फाइल के साथ छेड़खानी की गई है। वो समझ गया था। उसने बड़ी चालाकी से वो असली लॉकेट अपने पास सुरक्षित रख लिया और उसकी जगह हूबहू दिखने वाला एक नकली लॉकेट रख दिया। वेदांश ने लॉकेट को उलट पलट कर देखा। कबीर, मयंक और शिव अपनी सांसें रोककर उसे देख रहे थे। वेदांश ने लॉकेट के पिछले हिस्से पर एक बहुत ही बारीक सुई जैसी चीज से दबाव डाला। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और लॉकेट का गुप्त हिस्सा खुल गया। अंदर एक नन्ही सी माइक्रोचिप चमक रही थी। वेदांश ने शिव की तरफ इशारा किया। शिव ने तुरंत उस चिप को सिस्टम से कनेक्ट किया और बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, आलिया। वेदांश की नजरें उस पर जम गई। उसने पहली बार आलिया को देखा था। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी आंखें, जो अब मन्नत की थी, उसे देखते ही वेदांश को मन्नत की याद सताने लगी। लेकिन उसकी नजरें आलिया पर टिकी थी। तभी आलिया बोलने लगी, किंग, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह माइक्रोचिप आप तक पहुंच चुकी है और मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। इसका आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन था। मैं चाहती थी कि यह सब मैं खुद आपको बताऊं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वह मौका नहीं था। इसलिए मैं यह रिकॉर्डिंग छोड़ रही हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो भी सच्चाई आप तक पहुँच सके। उसकी आंखें भर आई। आप जानते हैं कि मैं किसकी बेटी हूँ। अब तक आपने पता लगा लिया होगा। वेदांश की आंखें और भी गहरी हो गई। मैं आपके पिता के सबसे वफादार बॉडीगार्ड शेरा की बेटी हूँ। उसने एक पल रुककर सांस ली। मलिक ने मेरे माँ बाप और मेरे भाई को मार दिया। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तब सिर्फ 12-13 साल की थी। मेरा भाई सिर्फ 6 साल का। उसकी आवाज़ टूट गई। हम एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन एक दिन मलिक आया। आलिया की आंखों में डर उतर आया। मेरे बाबा ने मुझे और मेरे भाई को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने हमें 2 अलग अलग अलमारियों में छुपा दिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने अपनी आंखों से मलिक को अपने बाबा और अपनी माँ को मारते देखा। फिर उसने उनके शवों को कार में बैठाया और उस कार को आग लगा दी ताकि दुनिया को लगे कि यह एक एक्सीडेंट था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद उसने हमारा घर जला दिया। वह रो पड़ी। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन मेरा भाई, उसने आंखें बंद कर ली। शायद वह उसी आग में जलकर मर गया। वेदांश की उंगलियां अनजाने में भिज गई। मलिक ब्लैक बुक चाहता था, लेकिन मेरे बाबा ने उसे कुछ नहीं बताया। स्क्रीन पर आलिया की आंखें सीधे वेदांश को देख रही थी। आलिया की आवाज़ फिर गूंज उठी, किंग, बाबा आपके बारे में बताया करते थे, हर बार आपका जिक्र करते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन अपनी हर ख्वाब में आपको सजाया है। मेरी रूह ने आपको महसूस की है। बहुत तमन्ना थी आपसे मिलने की। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। बाबा के जाने के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ संघर्षों से गुजरी, लेकिन मैंने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि मैं मलिक को सज़ा देना चाहती थी। अपने हाथों से उसे मारना चाहती थी। इसलिए मैं एजेंट बनी। भेष बदलकर सीधे मलिक की दुनिया में घुस गई। वेदांश, कबीर और मयंक बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देख रहे थे। शिव डेटा डिकोड कर रहा था। राव के कैंप आने से बहुत पहले मैं मलिक की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, किंग। मैं उसके लिए काम करती थी। हर वो काम किया जिससे उसका भरोसा जीत सकूं। लेकिन उस वक्त तक मेरी मुलाकात राव से नहीं हुई थी, और तभी मुझे उसके असली इरादों का पता चला। आलिया रुकी, जैसे खुद को संभाल रही हो। एक ऐसा सच जो उसने पूरी दुनिया से छुपाया है। उसने सीधे स्क्रीन के पार वेदांश को देखा। किंग, यह सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसने एक झटके में कहा। किंग, मलिक का एक बेटा है। यह सुनते ही कमरे का माहौल एकदम जम गया। वेदांश, मयंक और कबीर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिव के चेहरे पर भी पहली बार हल्का सा झटका था। आलिया ने गहरी सांस ली। हाँ किंग, मलिक का बेटा। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन शब्द जहर जैसा था।
मलिक शादीशुदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक बेटा है, नाजायज बेटा। किसी ने सास तक नहीं ली। वो कहाँ है, किसके पास है, कोई नहीं जानता। आलिया की आवाज और भी गंभीर हो गई। मलिक ने उसे जानबूझकर दुनिया से छुपाया। उसका बेटा किसी और के पास पला बढ़ा, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। उसने धीरे से कहा, शायद उस लड़के को खुद भी नहीं पता कि उसका बाप मलिक है। वेदांश की उंगलियां अनजाने में कसती जा रही थी। मलिक ने अपने बेटे को खुद से दूर रखा ताकि सही वक्त आने पर वह उसे आपके सामने खड़ा कर सके। कमरे में सिहरन दौड़ गई। और वह यही नहीं थमा है किंग, यही सब नहीं है। आलिया की आंखों में डर उतर आया। मलिक एक वायरस तैयार कर रहा है, एक ऐसा वायरस जिसकी मदद से वह पूरे माफिया वर्ल्ड का सफाया करना चाहता है और फिर उसी राख से एक नई दुनिया खड़ी करेगा। उसकी आवाज कांप गई। जहां किंग होगा मलिक का बेटा। वेदांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर आग जल चुकी थी। मुझे नहीं पता वह लड़का कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, आलिया ने रुककर कहा, लेकिन इतना तय है वो आपके आसपास ही है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही मुझे उसके असली इरादे मालूम चले। मेरा मकसद किसी तरह आप तक यह मैसेज पहुंचाना था। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। और आप तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, राव का कैंप। इसलिए मैं फिर वापस आलिया बनकर और एक मामूली सी लड़की बनकर उसके कैंप में घुस गई। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। यह मेरा आखिरी मैसेज है किंग। उस लड़के को ढूंढिए और उस वायरस को दुनिया में फैलने से रोकिए, वरना न सिर्फ माफिया वर्ल्ड बल्कि पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। और एक आखिरी बात, आलिया की आंखों से एक आंसू छलककर गालों पर गिर पड़ा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ किंग, शायद इतना कि मैं खुद भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि आपको मेरा प्यार कभी महसूस होगा या नहीं, लेकिन यह सच है कि मेरी यह आंखें मरने के बाद भी सिर्फ आपको ही देखेगी और महसूस करेगी। अलविदा किंग। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वेदांश, कबीर, मयंक और शिव जैसे पत्थर के बन गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस मलिक को उन्होंने मरा हुआ समझ लिया था, वह पीछे मौत का ऐसा जाल बुनकर गया है। मयंक की आवाज भारी हो गई। मलिक का बेटा? लेकिन कौन है मलिक का बेटा? वह तो हमारी सोच से भी 2 कदम आगे निकला। उसकी आंखों में अचानक समझ की चमक उभरी। अब समझ आया, इसलिए मरते वक्त भी मलिक की आंखों में मौत या हार का डर नहीं था, बल्कि जीत की चमक थी। उसने दांत भींच लिए। वह जानता था कि उसके बाद उसकी दहशत उसका बेटा फैलाएगा। और वो वायरस? मयंक ने वेदांश की ओर देखा। वेद, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि मलिक का बेटा कौन है। उसे रोकना होगा, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। वेदांश का चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था, लेकिन उसके भीतर सोचों का तूफान चल रहा था। तभी अचानक कबीर का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और बिना एक पल गवाए कॉल उठा ली। फोन स्पीकर पर था। उधर से पंखुड़ी की घबराई हुई आवाज गूंजी, कबीर, मनु का कुछ पता नहीं चल रहा है। कबीर का दिल जोर से धक कर रह गया। क्या मतलब? उसने सख्त आवाज में पूछा। वह 2 घंटों से गायब है कबीर। पंखुड़ी की आवाज कांप रही थी। हम कॉल कर रहे हैं लेकिन फोन आउट ऑफ रीचेबल है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनते ही कबीर, वेदांश और मयंक तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वेदांश लगभग चिल्लाते हुए पूछा, साफ साफ बताओ पंखुड़ी, आखिर हुआ क्या है? पंखुड़ी ने रोते हुए बताया, मिस्टर राठौर, हम दोनों आज शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। तभी मनु ने कहा कि उसे एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में लौट आएगी। उसकी सांसें तेज थी। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर वो चली गई। मैं इंतजार करती रही। उसकी आवाज़ टूट गई। जब बहुत देर हो गई तो मैंने कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल आ रहा है। उसका डर साफ महसूस हो रहा था। कबीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वेदांश ने कॉल कट कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेदांश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और मन्नत की लोकेशन ट्रैक करने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिखी। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, यह मेरी गलती है। कबीर और मयंक उसकी तरफ देखने लगे। मलिक और राव मर चुके हैं, इसलिए मैंने मिस मन्नत की सिक्योरिटी हटा दी थी।
वेदांश ने दांत भींचते हुए कहा। मुझे लगा खतरा खत्म हो गया है। उसकी आंखों में आत्मग्लानि थी, लेकिन मैं इतना लापरवाह नहीं था कि पूरी तरह निश्चिंत हो जाऊं। उसने स्क्रीन पर नजर गड़ा दी। मैंने मिस मन्नत की कार में ट्रैकर फिट करवा रखा था। अचानक स्क्रीन पर एक ब्लिंक हुआ। वेदांश की आंखें सिकुड़ गई। लोकेशन मिल गई है। इधर मन्नत बंद कमरे के भीतर पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी। खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आवाज दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धकेल रही थी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक दरवाजा एक झटके से खुला। सामने वही ड्रैगन मास्क वाला शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त खून सवार था, जो मास्क के सुराखों से किसी दरिंदे की तरह चमक रही थी। वह गुस्से से फुफकारते हुए अंदर आया और उससे पहले कि मन्नत कुछ समझ पाती, उसने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मन्नत झेल नहीं पाई और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। गाल पर उंगलियों के गहरे लाल निशान उभर आए। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वह चीख पड़ी। नकली किंग उसके ऊपर झुकते हुए दहाड़ा। मन्नत, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पर तुम इतनी बड़ी धोखा कैसे कर सकती हो मुझसे? कहाँ है असली लॉकेट? मन्नत अपनी आंखों में आंसू लिए दर्द से करहा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने असली लॉकेट की बात सुनी, उसके होश उड़ गए। वह अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, कैसा असली लॉकेट? मेरे पास जो लॉकेट था वह तो मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? जाने दो मुझे। उस शख्स का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने क्रूरता से मन्नत के रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में कसा और उसका चेहरा अपनी ओर खींचा। वह दर्द से तड़प उठी। जितना पूछता हूँ उतना जवाब दो। मैंने पूछा कहाँ है असली लॉकेट? तुमने यही धोखा राव को भी दिया था ना? उसे असली की जगह नकली लॉकेट थमा दिया था। पर तुम भूल रही हो कि मैं राव नहीं हूँ, मैं किंग हूँ, और किंग को धोखा देने का मतलब होता है अपनी बर्बादी को दावत देना। अब चुपचाप बताओ असली लॉकेट कहाँ छुपाया है? मन्नत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके पास जो लॉकेट था वह नकली था। उसे नहीं मालूम था कि वेदांश ने पहले ही उसे बदल दिया था। वह नफरत और गुस्से से चीख पड़ी, बस करो, मैंने कहा ना, मुझे जो लॉकेट मिला था वह मैंने तुम्हें दे दिया। मेरे पास और कुछ नहीं है। और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम किंग नहीं हो। कौन हो तुम? क्यों मुझे बंदी बना रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मन्नत की निडरता उस शख्स को और भी आग बबूला कर रही थी। उसे लग रहा था कि मन्नत जानबूझकर सच छुपा रही है, जबकि मन्नत खुद इस बात से अनजान थी। उसकी बातें सुनते हुए पूरी तरह बौखला चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। वह जानता था कि वह लॉकेट उसके लिए कितना जरूरी है, और यह भी कि वह लॉकेट अब उसके पास नहीं बल्कि वेदांश राठौर के पास है। उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। मैं अपने नाजायज बाप को खोया है, उसे मरते हुए देखा, भले स्क्रीन पर, लेकिन देखा तो सही। बलि चढ़ाई है मैंने इस माफिया वर्ल्ड के लिए, एक नए किंग बनने के लिए। मैं जितना तड़पा हूँ उतना कोई नहीं तड़पा, जितना पावर के लिए मैं तरसा हूँ। मन्नत, अब उतना ही तुम्हारा वो वेदांश राठौर तड़पेगा। पास रहते हुए भी तुमने मुझे कभी खुद को छूने नहीं दिया। हमेशा उस वेदांश का नाम जपती रही, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें अपनी कैद में नहीं रखूँगा, बल्कि तुम्हारा पूरा मजा भी लूँगा। और तुम्हारी हर चीख, तुम्हारी हर बेबसी की तस्वीर मैं उस वेदांश को भेजूँगा। वह टूटेगा। जब वो अपनी मन्नत को किसी और की बाहों में देखेगा तो वह किंग नहीं बल्कि एक हताश हासिक बनकर मेरे सामने घुटने पर झुकेगा, और वही मेरी जीत होगी। वह मन्नत के कमरे से निकलते ही दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। उसका दिमाग इस वक्त फटने को हो रहा था। उसे लॉकेट ना मिलने का गम कम था, लेकिन इस बात का डर ज़्यादा था कि आलिया ने उस माइक्रोचिप में उसके बारे में क्या क्या बताया होगा। वह तेजी से अपने कमरे में पहुंचा और बड़े से आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपते हाथों से उस ड्रैगन मास्क की डोरी ढीली की और धीरे धीरे उसे अपने चेहरे से उतारा। आईने में दिखने वाला अक्स मुस्कुरा रहा था।
एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत की प्यास और सबको तबाह करने का जुनून था। वहीं वेदांश अपनी पूरी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां मन्नत का आखिरी सिग्नल मिला था। उसके आदमी चारों तरफ फैल गए। तभी उसकी नज़र उस पुराने गोदाम पर पड़ी। वह बिना एक पल गवाए गोदाम के अंदर गया, लेकिन बदकिस्मती से पूरा गोदाम खाली था। कबीर बेचैनी से बोला, मनु मनु यहाँ क्यों आई होगी? इस सुनसान जगह पर उसका क्या काम था? वेदांश का दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। वह चुप था, बहुत ज्यादा चुप। मयंक और कबीर पूरी तरह घबराए हुए थे। आदमी हर कोना हर दीवार एक कोना छान रहे थे। तभी एक आदमी बोला, किंग यह देखिए। वेदांश की नज़र जमीन पर पड़ी। जूते के कई निशान। मयंक ने कहा, यहाँ बहुत लोग थे, इतने सारे जूते के निशान यूं ही नहीं हो सकते। वेदांश की आंखों में अचानक सच्चाई कौंध गई। वह धीमी लेकिन ठंडी आवाज में बोला, मलिक का बेटा। वहाँ एक पल में सन्नाटा छा गया। कबीर हैरानी से बोला, क्या? वेदांश ने गहरी सांस ली। वह नकली किंग बनकर मिस मन्नत के पास आया होगा, लॉकेट पाने के लिए। उसकी आवाज़ में खुद पर भी गुस्सा था। मिस मन्नत को तो यह भी नहीं पता था कि उनके पास जो लॉकेट था वो नकली है। उसने पल भर रुककर कहा, मैंने लॉकेट बदल दिया था। कबीर और मयंक की आंखें फैल गई। मिस मन्नत को उसी ने किडनैप किया है और अभी वह उसी के पास है। मयंक ने बेचैनी से पूछा, लेकिन हम तो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना चेहरा, ना नाम, ना पहचान। हम मनु को ढूंढेंगे कैसे? वेदांश ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह दिमाग के बिखरी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हर एक गलती, हर एक सुराग, हर एक नाम। अचानक उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। आलिया की कही हर एक बात उसके दिमाग में तेजी से रिपीट होने लगी। मलिक का बेटा, वह तुम्हारे आसपास ही है। वेदांश की आंखें सख्त हो गई। उसने तुरंत शिव की ओर देखा। शिव, हमारे आसपास रहने वाले हर इंसान की लिस्ट निकालो। हर नाम, हर नंबर, हर डिटेल, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। शिव बिना एक पल गवाए सिर हिलाकर बाहर निकल गया। वेदांश धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में बोला, वही है जिस पर हम कभी शक ही नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में शिव के पास वो सारी लिस्ट आ चुकी थी जो वेदांश ने मंगवाई थी। मयंक, कबीर, वेदांश तीनों एक एक करके हर नाम, हर डिटेल्स गंभीरता से चेक कर रहे थे। कई नामों को काटा गया, कई पर शक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कड़ी मिसिंग लग रही थी। तभी कबीर ने गहरी सांस ली और वेदांश की तरफ देखते हुए बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही वेद। सबकी नजरें उस पर टिक गई। कबीर आगे बोला, मान लिया कि मलिक को तुम पर शक था क्योंकि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिता से मिलती है, लेकिन यह पक्का कैसे हुआ कि तुम ही माफिया वर्ल्ड के किंग हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब? कबीर ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मलिक को यह कंफर्मेशन कैसे मिला कि तुम जिंदा हो, और तुम्हारा जिंदा होना ही किंग की कंफर्मेशन थी। मयंक ने भी हामी भरते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, तुमने हमेशा अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपाए रखा। तुम्हारी परछाई तक कोई नहीं छू सकता। फिर मलिक को कैसे यकीन हुआ कि किंग और वेदांश राठौर एक ही इंसान है? वेदांश की आंखें धीरे धीरे गहरी हो गई। वह कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद की, मानो दिमाग में हर बात, हर चेहरा, हर कनेक्शन तेजी से जुड़ने लगा हो। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई, लेकिन अब यह खामोशी खतरे की थी। वेदांश की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई थी, ऐसी चमक जो सामने वाले को जिंदा जला दे। मिल गया वो शख्स। वेदांश के जैसे ही आवाज़ गूंजी, कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। कबीर, मयंक, शिव तीनों हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या होगा कहानी में आगे? कौन है वो शख्स जो वेदांश की जिंदा होने की खबर मलिक तक पहुंचाई थी, और कौन है यह नकली किंग? और जब खुलेंगे मन्नत के सामने नकली किंग का राज, तो क्या होगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।